हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे पीएचई पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के बारे में, जिसमें हम देखेंगे इंपॉर्टेंट थ्योरीज, फार्मूले, डेफिनेशन और फैक्ट्स के बारे में हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। डेफिनेशन क्या है दोस्तों पीएचई की, अकॉर्डिंग टू एमपीपीसीबी पोर्टेबल वाटर स्टैंडर्ड। इसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार पोर्टेबल वाटर के लिए कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, जो कि एक क्वान्टिटी और सेकेंड क्वालिटी पर डिपेंड करता है। इसके बारे में हम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा स्टैंडर्ड होता है, जो कि वाटर का डेली लाइफ का इम्पोर्टेंट अवयव होता है। इसलिए इसको क्या है, पीने योग्य बनाने के लिए सूटेबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से थ्रू हाउस टैप तक जो है पहुंचाया जाता है। वाटर रिसोर्स में सफिशेंट क्वांटिटी जो है वाटर की होना चाहिए, ताकि टाइम पर वाटर की क्वांटिटी कम ना पड़े। इसलिए वाटर रिसोर्स सेलेक्ट करते समय उसमें दो चीज़ें को देखा जाता है, जिसमें क्वांटिटी और क्वालिटी को देखा जाता है। ठीक है। अब हम देखते हैं इंटेक। इंटेक क्या होता है, तो वाटर रिसोर्स से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाने के लिए बनाए गए स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, इंटेक कहा जाता है। और इंटेक जो होता है वाटर रिसोर्स पर ही अवेलेबल होता है। ठीक है। अब इसमें देखते हैं टाइप्स ऑफ वाटर रिसोर्स। फर्स्ट है सरफेस या ग्राउंड वाटर, जिसको कहा जाता है। इसके एग्जांपल ओशन, पॉन्ड, रिवर, पॉन्ड, रिजर्वायर, रिवर, लेक और डैम होते हैं। ठीक है। सेकंड है सब सरफेस या अंडरग्राउंड वाटर, जिसके एग्जांपल के तौर पर वेल, ट्यूबवेल, इन्फिल्ट्रेशन वेल, इन्फिल्ट्रेशन गैलरी, इन स्प्रिंग्स जो होते हैं वो होते हैं। अब हमारे पास में आता है कि इन्फिल्ट्रेशन जो होता है वेल क्या होता है, तो ये जो होता है सरफेस सोर्स का बैंक जो होता है वो कंटिन्यूसली सॉइल अर्थ वाटर के कांटेक्ट में रहने के कारण क्या होता है, एलोवाइल हो जाता है, दलदला हो जाता है, तथा इसके वॉइड्स के थ्रू वाटर कंटिन्यूसली क्या होता है, रिश्ते रहता है और ये कलेक्ट होते रहता है। इसको कलेक्ट करने के लिए आर्टिफिशियल आरसीसी स्ट्रक्चर बनाकर वाटर को कलेक्ट करके एक वाटर सोर्स के रूप में कार्य कर सकते हैं। ठीक है। इसके बारे में हम और देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे ये है इन्फिल्ट्रेशन वॉल है, जैसे आप देख रहे होंगे वाटर टेबल ये है, और यहाँ से स्लिप होता हुआ पानी ये जो है जो आर्टिफिशियल आरसीसी स्ट्रक्चर बनाया गया है यहाँ पर जो है कलेक्ट होते रहता है। ये कहलाता है इन्फिल्ट्रेशन वेल। और गैलरीज क्या होती हैं, वेल होता है बड़े फॉर्म में और गैलरीज जो होती हैं छोटे फॉर्म में होती हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट देखते हैं वाटर डिमांड। क्या होता है, इंटेक स्ट्रक्चर से वाटर क्वांटिटी डाइवर्ट करने से पूर्व वाटर की रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करना क्या कहलाता है, वाटर डिमांड की कितनी वाटर की आवश्यकता है उसको कहा जाता है वाटर डिमांड। ठीक है। इसको जो है वाटर डिमांड को Q/P इंटू 365 से ये करा जाता है। 365 जो है डेज में है। ठीक है। यहाँ पर है वाटर डिमांड प्रत्येक दिन में चेंज होती है और इसे वेरिएशन इन डिमांड या ड्राफ्ट कहा जाता है। ठीक है। इंटेक स्ट्रक्चर को वाटर सप्लाई स्कीम को इस प्रकार डिज़ाइन किया जाता है कि किसी भी आवर में वाटर की रिक्वायरमेंट अधिक होने पर उसको पूरा किया जा सके। और ये जो है 4 प्रकार से होती हैं, एवरेज डेली डिमांड, डोमेस्टिक वाटर डिमांड, कमर्शियल वाटर डिमांड और मैक्सिमम हॉर्ली डिमांड जो होती है ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं फायर डिमांड क्या कहलाती है। तो फायर डिमांड जो है वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट को फायर एक्सप्लोजन या फायर फाइटिंग के समय रिक्वायर्ड वाटर की सप्लाई करना होता है, जो कि फायर डिमांड कहलाती है। इसको कैलकुलेट करने के लिए फार्मूले हैं, जैसे बूस्टन्स का फार्मूला है Q=5663/P, कुचलिंग्स का फार्मूला है Q=2182/P, फ्रीमैन्स का फार्मूला है Q=1136 (P/5 + 10 ठीक है। अगला है नेशनल बोर्ड ऑफ फायर NBC, फार्मूला है Q=4637/P (1 - 0.01/P) ठीक है। तो इस प्रकार से फायर कैलकुलेशन के जो हैं ये फार्मूले हैं और ये आए हुए हैं MP सब इंजीनियर के एग्जाम में। ठीक है। बूस्टन्स का फार्मूला, कुचलिंग्स का, फ्रीमेंस का फार्मूला और NBC के फार्मूले यहाँ पर फायर डिमांड के लिए ज्ञात करने के लिए यह है। ठीक है। एक होता है कॉन्सिडेंटल डिमांड ड्राफ्ट क्या कहलाता है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक वाटर डिमांड के तहत पानी जा रहा है, लेकिन उसी में मैक्सिमम डेली डिमांड में फायर एक्सप्लोजन भी हो जाए, तब ऐसी कंडीशन को क्या कहा जाता है, कॉन्सिडेंटल डिमांड ड्राफ्ट कहा जाता है। इसमें क्या होता है, दोनों को वाटर सप्लाई करना पड़ता है, वाटर डिमांड भी पूरी करना पड़ता है और फायर डिमांड भी पूरी करना पड़ता है। वाटर सप्लाई सिस्टम के बारे में हम देखते हैं। वाटर सोर्स से इंटेक के द्वारा और इंटेक से पाइप द्वारा ट्रीटमेंट प्लांट तक पानी पहुंचता है। उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम होता है उसके द्वारा, और उसके द्वारा पाइप से हाउस टैप तक जो है वाटर सप्लाई की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है एस्टिमेट पॉपुलेशन। एस्टिमेट पॉपुलेशन क्या कहलाता है, वाटर सप्लाई स्कीम जो होती है 35 साल के लिए डिज़ाइन की जाती है। ठीक है। 35 ईयर के लिए डिज़ाइन करते हैं। इसी स्कीम को कंपोनेंट 35 ईयर तक वाटर जो कैरिंग के लिए सूटेबल होना चाहिए। ठीक है। अब ये 35 साल के बाद में अब क्या है, वाटर जो है
सप्लाई स्कीम को फिर से डिज़ाइन करना होगा, तो उसके लिए जो है एस्टीमेट पॉपुलेशन को डिज़ाइन किया जाता है। उसकी जो मेथड है वो है अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, जियोमेट्रिक मेथड, इंक्रीजमेंटल इंक्रीज मेथड, डिस्क्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड, लॉजिस्टिक या एस कर्व या पॉपुलेशन मेथड भी इसको कहा जाता है। तो इस एस्टीमेट पॉपुलेशन करने की जो है 5 मेथड हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, जब किसी न्यूली डेवलप्ड सिटी को पॉपुलेशन या ग्रो करती है तो इस जियोमेट्रिक मेथड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। न्यू अगर में सिटी का जियोमेट्रिक का यूज़ किया जाता है, क्योंकि जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड जो होती है हाई रिजल्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। जबकि ओल्ड सिटीज़ या फुल्ली डेवलप्ड सिटी को पॉपुलेशन लगभग कांस्टेंट रहता है, और इसके लिए जो होता है अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड को अपनाया जाता है। अगला है क्वालिटी ऑफ वाटर। क्वालिटी इंटेक से प्राप्त वाटर को डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से सप्लाई करने के पूर्व क्या है, स्टैंडर्ड परमिसेबल अलाउबल लिमिट में होना चाहिए। इसके लिए कुछ पैरामीटर्स में इसको ये किया जाता है। तो 3 पैरामीटर जो होते हैं इसमें एक्सप्रेस किया जाता है इसको। फर्स्ट है फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, थर्ड है बायोलॉजिकल या इसी को माइक्रोस्कोपिकल या बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी कहा जाता है। तो क्वालिटी ऑफ वाटर 3 हो गए, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। इसमें कलर है। कलर जो होता है पोर्टेबल वाटर का क्या होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए। कलर हेल्थ पॉइंट ऑफ से ऑब्जेक्शनेबल नहीं होता है, पर ये एस्थेटिक अपीयरेंस के लिए जो है ट्रीट करके और इसको जो है कलरलेस किया जाता है, और इसकी यूनिट ट्रू कलर यूनिट में मापी जाती है। और इसको मेज़र करने के लिए कलर को मेज़र करने के लिए टिंटोमीटर का जो है यूज़ किया जाता है, ठीक है। कलर को मेज़र करने के लिए टिंटोमीटर का यूज़ किया जाता है। इसके बाद में आते हैं ऑर्डर या गंध। इसमें पोर्टेबल वाटर को क्या है ऑर्डरलेस होना चाहिए, और इसका जो टेस्ट है ओस्मोग्राफ इंस्ट्रूमेंट की सहायता से किया जाता है। ओस्मोग्राफ जो होता है उसकी सहायता से किया जाता है, ओस्मोग्राफ की सहायता से किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में आते हैं टर्बिडिटी में जो होता है वाटर सैंपल में लाइट पास करने पर उसमें जो ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं, बाधाएं जो आती हैं, मतलब ज़्यादा गंदलापन होगा तो वो जो होगा प्रकाश उससे प्रभावित नहीं होगा। ऑब्स्ट्रक्शन के कारण जो होता है वो क्या कहलाता है, टर्बिडिटी कहलाता है। पानी में कितना गंदलापन है वाटर सैंपल से लाइट पास करने में वो पता चल जाता है, ठीक है। टर्बिडिटी को क्या होता है फील्ड में जो होता है टर्बिडिटी मीटर से, और लैब में जैक्सन टर्बिडिटी से मापा जाता है। टर्बिडिटी के यहाँ पर जो है एग्जांपल हैं टर्बिडिटी रॉक, जैक्सन कैंडल टर्बिडिटी मीटर, बैलिस टर्बिडिटी मीटर और मॉडर्न नेफ्लोमीटर, ठीक है। टर्बिडिटी जिस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र की जाती है उसे टर्बिडिटी मीटर भी कहा जाता है, और जैक्सन टर्बिडिटी मीटर से कैंडल का यूज़ किया जाता है, और इसको जैक्सन कैंडल टर्बिडिटी मीटर कहा जाता है, ठीक है। और इस टर्बिडिटी से वाटर का मेज़रमेंट जो है सही नहीं किया जाता है, इसलिए उसे मॉडर्न जो अभी आ रहा है मॉडर्न नेफ्लोमीटर का अभी यूज़ किया जाता है। वाटर में टर्बिडिटी जो होती है नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट NTU में मेज़र की जाती है, ठीक है। इसी में आ जाता है कि मैलेपन को कैसे कंसिडर करेंगे, कॉटेज को कैसे मापेंगे। तो वाटर सैंपल से यूनिट को वही लाइट को गुजारा जाता है जिससे मैलेपन मापा जाता है, और जो है टर्बिडिटी या फिर उसको कह लीजिए कि मैलापन को मापने के लिए नेफ्लोमीटर का यूज़ जो है किया जाता है। अब टेम्परेचर जो होता है वाटर स्कीम में टेम्परेचर की यूनिट जो है 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि पानी में मेंटेन करना जो है टेम्परेचर को वो कठिन होता है, इसलिए अलाउबल परमिसेबल लिमिट जो होती है वो 25 डिग्री सेल्सियस जो है निर्धारित की जाती है, ठीक है। अगला है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। इसको जो है माइक्रो MHU पर सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं, तथा इसकी लिमिट जो होती है 250, ठीक है, 250 MHU पर सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, ये सॉलिड जो होते हैं डिज़ोल्व नहीं होते, वो जो होते हैं सस्पेंशन की कंडीशन में होते हैं। इसे परमिसेबल जो होती है 500 ppm तक होती है। ppm का अर्थ क्या होता है, पार्टिकल पर मिलियन, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पैरामीटर्स जो होते हैं टोटल डिज़ोल्व सॉलिड, इसमें जो परमिसेबल अलाउबल होती है वो 500 ppm तक होती है, ठीक है, 500 ppm तक होती है। ppm का अर्थ होता है पार्टिकल पर मिलियन, ठीक है। हार्डनेस जो होती है, हार्डनेस 2 प्रकार की होती है, एक टेम्परेरी, एक जो होती है परमानेंट। और हार्डनेस जो होती है कैल्शियम मैग्नीशियम वाटर में जो होती है हार्डनेस उत्पन्न करने के लिए क्या होते हैं मेजर पार्ट में प्रेजेंस होते हैं, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं हम टेम्परेरी की। टेम्परेरी क्या होता है
कि वाटर में इस टाइप की हार्डनेस जो होती है कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के आयन के कारण होती है, ठीक है। इसे कार्बोनेट हार्डनेस भी कहा जाता है और इस प्रकार की हार्डनेस को जो है टेम्परेरी को बॉइलिंग करके या फिर लाइम मिक्स करके जो है इसको दूर किया जा सकता है। तो ये हम बात कर रहे हैं टेम्परेरी हार्डनेस की। परमानेंट हार्डनेस की बात करें तो वाटर में परमानेंट हार्डनेस जो होती है क्लोरीन, SO4 तथा NO3 के द्वारा होती है और इसे नॉन कार्बोनेट हार्डनेस भी कहा जाता है। इसके हार्डनेस को जो है सोडा लाइम मेथड या जियोलाइट मेथड से जो है परमानेंट हार्डनेस को दूर किया जाता है, ठीक है। और इसमें कुछ है क्लोरीन कंटेंट यूनिट है, सल्फाइड, फ्लोराइड, इसके बारे में दिया है, इसके बारे में देखते हैं। क्लोराइड का जो है 250 ppm तक जो है परमिसेबल है, ठीक है। सल्फाइड का भी 250 ppm तक जो है ये है। फ्लोराइड का जो कंटेंट जो है 1 मिलीग्राम से 1.5 तक होना चाहिए, 1 से कम नहीं होना चाहिए, जिससे इसमें क्या होगा डेंटल मांसपेशियाँ डेवलप नहीं हो पाती हैं। और 1.5 से ज़्यादा होने पर जो है टीथ में फ्लोरोसिस डिसीज़ जो है उत्पन्न हो जाती है। इसलिए इसको जो है फ्लोराइड को जो है 1 से 1.5 जो है मिलीग्राम पर लीटर पर रखना चाहिए। अगला है बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़। इसके पैरामीटर जो होते हैं एरोबिक, अनएरोबिक और फैकल्टेटिव जो है वो होते हैं, ठीक है। एरोबिक क्या कहलाता है? तो एरोबिक वह बैक्टीरिया जिससे अपने सर्वाइवर के लिए क्या होते हैं ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, एरोबिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। अर्थात ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। और एरोबिक जो इसके तहत क्या होता है, ये बैक्टीरिया ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो है सर्वाइवल होते हैं और अनएरोबिक कहलाते हैं, ठीक है। तथा ये केवल ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, मतलब ऑक्सीजन नहीं होगा तभी ये जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करेंगे, ठीक है, डिकम्पोज या नष्ट करेंगे उसको, ठीक है। इसके बाद में फैकल्टेटिव, ये बैक्टीरिया जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस तथा एब्सेंस दोनों में ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोजिशन करते हैं, करने पर सर्वाइवल कर सकते हैं, ठीक है, फैकल्टेटिव बैक्टीरिया कहलाते हैं। यह ऑक्सीजन की पूर्ति होने पर क्या है एरोबिक और फैकल्टेटिव बैक्टीरिया फंक्शन करते हैं और ऑक्सीजन की एब्सेंस पर जो है एनाएरोबिक और फैकल्टेटिव बैक्टीरिया जो है फंक्शनेट करते हैं, ठीक है। तो एरोबिक कौन कौन से एरोबिक और फैकल्टेटिव क्या करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करेंगे, और अनएरोबिक और फैकल्टेटिव क्या करेंगे, ऑक्सीजन की एब्सेंस में करेंगे, ठीक है, एब्सेंस में, मतलब ऑक्सीजन जब उपस्थित नहीं होगा तब वो करेंगे। इसमें आता है एक और चीज़ देख लेते हैं हम, डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या होता है। तो डिसॉल्व ऑक्सीजन के बारे में हम देखें तो जब जल में घुली ऑक्सीजन ही एरोबिक और फैकल्टेटिव बैक्टीरिया के फंक्शन के लिए रिक्वायरमेंट होती है, इसे डिसॉल्व ऑक्सीजन कहा जाता है, मतलब उसमें। अगला है बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। इसमें है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है कि जितनी ऑक्सीजन की डिमांड है वो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के अंतर्गत आती है। इसमें जो है 2 प्रकार के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। इसमें होता है बायो ऑक्सीजन जो होते हैं ऑर्गेनिक मैटर जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है उसको जो है ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, और ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो है उसको डिकम्पोज करते हैं। वो प्रेजेंस में जो करते हैं वो बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं, और जो एब्सेंस में करते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत आता है। अगला है वाटर बिकम डिसीज़, मतलब जो है वाटर के आने से कौन कौन सी डिसीज़ होती हैं जो अगर पैरामीटर्स पर नहीं है और वो गंदा है तो किस प्रकार की डिसीज़ होती हैं। तो पहला है पैथोजेनिक बैक्टीरिया और सेकंड है नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ठीक है। इसमें जो BOD की परमिसेबल अलाउबल परमिसेबल लिमिट है वो 0 ppm होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए वाटर में, ठीक है। तो वाटर की बात कर रहे हैं हम पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया की, ठीक है। वो बैक्टीरिया जो डिसीज़ का कारण होते हैं वो पैथोजेनिक कहलाते हैं, ठीक है, और जो डिसीज़ नहीं उत्पन्न करके नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो हार्मफुल जो होते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया ही होते हैं, ठीक है। इसमें नेक्स्ट है कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन से कौन कौन सी बीमारी होती हैं, क्लोरा, टाइफाइड और बैसिलरीज, ठीक है। वायरल से कौन सी होती हैं, तो वायरल से हम बात करें तो हेपेटाइटिस, पोलियो होती हैं, ठीक है। प्रोटोजोआ से अमीबा, बाइसेनेटेनी ये होती हैं, ठीक है। ई कोली और बी कोली क्या कहलाता है, तो ई कोली जो होता है इसे चिड़िया कॉलीफॉर्म जो होता है उस बैक्टीरिया से बने होते हैं, और ये फेशियल कॉन्टेमिनेशन को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और ये मनुष्य और जानवरों के आंतों में पाए जाते हैं। बी कोली की जहाँ तक बात करें तो बैक्टीरियम कॉलीफॉर्म का संक्षिप्त रूप है जो कि पॉल्यूशन को इंडिकेट करता है, ठीक है, पॉल्यूशन को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो इसके बारे में बाद हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट और ट्रीटमेंट ऑफ
वाटर के बारे में पढ़ेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, वाटर सप्लाई के बारे में देखेंगे और जो इम्पोर्टेंट वाल्व हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। अगर मैं आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।